नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट SOTHSM, डिप्लोमा बटा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स, पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा DTS, TS4 भारतीय संस्कृतिः पर्यटन परिदृष्टि, खंड 1 भारतीय संस्कृतिः एक परिचय, इकाई 1 भारतीय संस्कृतियाँ और विरासत, ऐतिहासिक संदर्भ 1। बार बार बाहरी या विदेशी संस्कृतियों से भी प्रभावित होती रही। वस्तुतः भारतीय संस्कृति का स्वरूप इस अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय है कि इसने अपने विकास में विदेशी तत्वों को पचाने में कभी हिचक नहीं महसूस की। इस प्रकार का जटिल आदान प्रदान शताब्दियों तक चलता रहा और भारतीय संस्कृति सब कुछ समेटकर समृद्ध होकर आगे बढ़ती रही। वस्तुतः भारतीय संस्कृति एक सांझी संस्कृति का प्रतीक है। आगे के भागों में हम आपको भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा पर ले चलेंगे। 1.2 संस्कृति और विरासत, परिभाषा की समस्याएं। आइए, अपनी यात्रा के आरंभ में सबसे पहले संस्कृति क्या है, इस पर विचार कर लें। अक्सर सभ्यता और संस्कृति का प्रयोग पर्याय के रूप में किया जाता है। अलग अलग समाजों और अलग अलग समयों में उनका अपना अपना इतिहास होता है। दोनों मूलतः एक प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं और सीमित अर्थों में ये दोनों शब्द से अभिव्यक्त भी करते हैं। एक सुविकसित राज्य या सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन के साथ साथ इसके बनने की पूरी प्रक्रिया को आज आमतौर पर सभ्यता शब्द से अभिव्यक्त किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययनों के क्रम में आज हमारा वास्ता पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक सभ्यता, औद्योगिक सभ्यता आदि से पड़ता है, जो विवरणात्मक है। एक अवधारणा के रूप में संस्कृति सभ्यता से कहीं ज्यादा जटिल है। आम मानव विकास के मूल्यों को व्यक्त करने के लिए इस शब्द का भिन्न भिन्न तरीकों से इस्तेमाल होता है। आज के दौर में इन पर आसानी से प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाया जा सकता, मसलन स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता आदि। विभिन्न समुदायों के अधिकारों और अभिव्यक्ति को भी संस्कृति में शामिल किया जाता है। संस्कृति शब्द का अर्थ समझने के लिए इसके निम्नलिखित 3 स्तरों को जानना होगा। 1. बौद्धिक, आध्यात्मिक और सौंदर्य शास्त्रीय विकास की आम प्रक्रिया। 2. आम लोगों, एक समुदाय या किसी काल विशेष की एक खास जीवन शैली। 3. संगीत, साहित्य, कला, फिल्म आदि के रूप में अभिव्यक्त बौद्धिक और कलात्मक प्रयास। इस प्रकार विरासत एक वृहद अवधारणा है। इसमें आमतौर पर संस्कृति का अर्थ भी शामिल होता है। परंपरा और अतीत से प्राप्त सब कुछ विरासत के अंतर्गत समाहित हो जाता है। इसमें हमारी शिल्पगत परंपराएं, संगीत, नृत्य, चित्रकला, स्थापत्य और अन्य कला रूप उत्पादन और प्रौद्योगिकी की परंपराएं, इलाज की विभिन्न विधियां, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक वैविध्य, हमारी दर्शन पद्धति आदि सब कुछ शामिल है। हमारी सांस्कृतिक विरासत धर्मनिरपेक्ष, लोकप्रिय और विविधता से परिपूर्ण है, परंतु इसमें जाति प्रथा, अंधविश्वास, महिलाओं और दलितों के प्रति दुर्भावनापूर्ण व्यवहार जैसे तत्व भी शामिल हैं, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने से रोकते हैं। अतः हमें इस बात के प्रति हमेशा सचेत और जागरूक रहना होगा कि हमें संस्कृति की किन परंपराओं को सहेजना और संभालना है और किन्हें त्यागना होगा। 1. 3 संस्कृति और इसके निर्धारक तत्व। संस्कृति का निर्धारण और रूपायण इतिहास और समाज करता है। दूसरी ओर यह राष्ट्र और जनता के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनैतिक विकास को प्रभावित करती है। इस भाग में उन विभिन्न कारकों की चर्चा की जाएगी जिन्होंने हजारों साल में एक दूसरे से आदान प्रदान कर कुल मिलाकर हमारी संस्कृति का निर्माण किया। 1.3 एक संस्कृति, समाज और इतिहास।
शुरुआत यहाँ से की जा सकती है कि इतिहास के किसी काल विशेष में संस्कृति एक समाज का जीवन। आइए कुछ उदाहरण लिए जाए। भारत में वैदिक सभ्यता के उद्भव, विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों से कृषि उत्पादन का विकास और परिवर्तन अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। वैदिक सभ्यता ने वर्णाश्रम और जाति प्रथा को जन्म दिया और इसने भारतीय संस्कृति को काफी प्रभावित किया। भारत के शासकीय वर्गों की सुविधाओं के अनुरूप यह जाति व्यवस्था अपना स्वरूप बदलती रही। विशेष ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में अपने सांस्कृतिक महत्व के कारण आरंभिक द्रविड़ सभ्यता का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। मौर्य और गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य की समृद्धि के कारण कला और साहित्य के साथ साथ बौद्ध स्मारक भी फले फूले। चोल मंदिरों या विजयनगर की इमारतों पर विराजोर का प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। मौर्य और गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य की समृद्धि के कारण कला और साहित्य के साथ साथ बौद्ध स्मारक भी फले फूले। चोल मंदिरों या विजयनगर की इमारतों पर भी यह तथ्य लागू होता है। 14वीं 15वीं शताब्दी में वाणिज्य और व्यापार तथा इसके परिणामस्वरूप शहरों के उदय से भक्ति आंदोलन को बल मिला, जिसने धर्म के नाम पर कुछ रोजगारों पर लगाए गए जातिगत प्रतिबंधों को चुनौती दी। भक्त संतों ने जनता की भाषा अपनाई। उनके उपदेशों और कविताओं के माध्यम अवधी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी और अन्य प्रांतीय साहित्य का उद्भव और विकास हुआ। ब्रज मुगल शासन के दौरान वृहदाकार और भव्य इमारतें बनाई गई। इन्हें बनाने में बेशुमार दौलत खर्च हुई। यह सब राजकीय कोष की समृद्धि के ही लक्षण हैं। इस समृद्धि कोष का उपयोग उत्पादन की तकनीक विकसित करने, विश्व के महत्वपूर्ण ग्रंथों को अनुदित करने, नई संगीत कला का विकास और उसे दरबार का आश्रय देने के लिए किया गया। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश में पूंजीवाद का आगमन हुआ और आधुनिकता के संदर्भ में प्रजातांत्रिक संस्कृति, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक स्वान, नारी शिक्षा और गुक्ति के लिए आंदोलन और समानता की अवधारणा के तहत जाति विरोध और कृषक आर्थिक संघर्ष जैसी नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। 1 मार्च 2002 राजनैतिक ढांचा और संस्कृति पर उसका प्रभाव। इतिहास के विभिन्न कालों में हमारी संस्कृति राजनैतिक ढांचों से भी प्रभावित होती रही है। उदाहरण के लिए गुप्त और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद विकेंद्रित ढांचा उभरा और इन कालों में क्षेत्रीय संस्कृतियों का उदय हुआ। इसी प्रकार केंद्रीकृत शासन काल में मसलन मुगल और आधुनिक काल में एक सामाजिक और समन्वयवादी परंपरा का विकास हुआ, जिसने एक राष्ट्रीय संस्कृति की छवि प्रस्तुत की है। शासक के धर्म ने कला रूपों को प्रभावित किया, परंतु दूसरे कला रूपों को दबाया नहीं गया। आधुनिक और समकालीन भाग में उदार, जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष शासन तंत्र कायम हुआ, जिसमें धर्मनिरपेक्ष कला रूपों का विकास हुआ। निरंकुश शासन तंत्र सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को दबा और कुचल भी सकता है। औपनिवेशिक शासन काल इसका प्रमाण है। 1.3 बाहरी प्रभाव और संस्कृति। कोई भी समाज अलग-थलग और अन्य समाजों से अप्रभावित नहीं रह सकता है। हमारे देश पर भी यही बात लागू होती है। प्राचीन काल से ही हमारा देश बाहर की दुनिया के संपर्क में आता रहा है। हमने उनसे लिया भी है और उन्हें दिया भी है। हमारी सारी वैज्ञानिक और तकनीकी विरासत इस साझी विरासत का प्रतीक है। व्यापार विजय आदि के कारण नई बस्तियां बसीं, लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, विभिन्न कबीले और प्रजातियां एक दूसरे से मिलती गई और भारतीय संस्कृति समृद्ध होती गई। आर्य अपने साथ कृषि उत्पादन के नए तरीके, नए ईश्वर और विश्वास लेकर आए। तुर्कों के आगमन के साथ बारूद, घुड़सवार सेना और नई तकनीकों का आगमन हुआ। सिले सिलाए कपड़े, गुंबद मेहराब, कागज, शीशा बनाने की तकनीक और सिंचाई की नई तकनीकें आदि सभ्यता के कुछ तत्व बाहर से ही यहाँ आए। मुगल विजय के बाद फारसी प्रभाव भी नए राग, संगीत कला रूप,
संगीत, वाद्य, दास्तान और गज़ल जैसी साहित्यिक अभिव्यक्तियों, लघु चित्रकार्य आदि का भारतीय संस्कृति में मिलन हुआ। भारत की इस सांझी संस्कृति से सामासिक और समन्वयवादी संस्कृति का विकास हुआ और विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियों फलती फूलती रही। यह अनेकता में एकता की संस्कृति है। 1.3 4 सांस्कृतिक जागरूकता और इतिहास। यहाँ तक कि सांस्कृतिक जागरूकता का संबंध भी इतिहास से है। उदाहरण के लिए आधुनिकता के संदर्भ में ही वैज्ञानिक रुझान, धर्मनिरपेक्षता और बहुलवादीय दृष्टिकोण संभव है। हम प्राचीन काल में इन मूल्यों के प्रति जागरूकता और सचेतनता की खोज नहीं कर सकते। अतीत में अन्य कई महान कार्य हुए हैं, परंतु इसके साथ साथ दास प्रथा, जाति प्रथा, दलितों और महिलाओं के प्रति दुर्भाव, धार्मिक असहिष्णुता आज के विकास में बाधा बनकर खड़े हैं। अतीत और वर्तमान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकारात्मक चीजों को स्वीकार कर नकारात्मक पक्ष को त्याग देना चाहिए। इस संदर्भ में संस्कृत के एक महान कवि की ये पंक्तियां सही प्रतीत होती हैं। पुराना सब अच्छा हो यह जरूरी नहीं। यह भी जरूरी नहीं कि नया पूरा का पूरा खराब हो। चतुर लोग इसे कसौटी पर कराकर निर्णय लेते हैं। मूर्ख बनी बनाई लीक पर चलते रहते हैं। 1.4 ऐतिहासिक विकासक्रम। इस भाग में हम अपनी संस्कृति की ऐतिहासिक यात्रा और विकास का जिक्र करने जा रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत की खोज में हम सर्वप्रथम प्राचीन युग की हड़प्पा सभ्यता से परिचय प्राप्त करेंगे। फिर मध्ययुग में सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाएगा। अंत में आधुनिक और समकालीन युग में इसके विकास का निरूपण किया जाएगा। 10 इकाई में हमने पूर्व मध्य युग तक की यात्रा संपन्न की है। अगली इकाई में उत्तर मध्य युग, आधुनिक और समकालीन युगों की चर्चा की गई है। ऐसा नहीं है कि पाषाण युग या नवपाषाण युग की कोई संस्कृति नहीं थी। कई गुफा चित्रकलाओं से कलारूपों का पता चलता है और उनकी संस्कृति के संकेत मिलते हैं। परंतु इस इकाई में हम पाषाण युग के अध्ययन को छोड़ते हुए हड़प्पा युग से आरंभ करेंगे। 1.4 एक हड़प्पा युग। 19वीं शताब्दी के अंत में संयोगवंश हड़प्पा सभ्यता का पता चला। यह भारत की प्राचीनतम सभ्यता है और मेसोपोटामिया, प्राचीन इराक और मिस्री सभ्यता की समकालीन है। हालांकि इस तथ्य का पता 20वीं शताब्दी के आरंभ में चला। यह 5000 साल पुरानी सभ्यता है और सबसे बड़ी बात कि सांस्कृतिक दृष्टि से यह एक विकसित सभ्यता थी। इस समय तक लोहे की खोज नहीं की जा सकी थी और औजार तथा अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए कांसे का प्रयोग होता था। अभी तक हड़प्पा लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। अतः इस सभ्यता संबंधी समस्त ज्ञान पुरातत्व पर आधारित है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि यह मुख्य तौर पर एक नागर सभ्यता थी और आज के भारत और पाकिस्तान में फैली हुई थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि इस काल के प्रमुख नगर थे। इन नगरों में एक समानता मिलती है। एक हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित था, धरातल से ऊंचा क्षेत्र जो शासकों के काम आता था और निचला नगर जहां आम जनता रहती थी। कहीं कहीं घर पकाई हुई ईंटों से बने हैं और कहीं कहीं कच्ची ईंटों से। ये सभी ईंटें एक आकार की है, जिससे पता चलता है कि ईंट बनाने का काम व्यापक पैमाने पर होता था। नगर योजना के ही समान हड़प्पावासियों द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों में एकरूपता मिलती है और ये विस्तृत भूभाग में पाए गए हैं। वस्तुतः मिट्टी के बर्तन बनाने की यह परंपरा कई परिवर्तनों के साथ आज भी मौजूद है। हड़प्पा युग की कलाकृतियों में पकाई गई मिट्टी की बनी वस्तुएं, टेराकोटा और कांसे राधा पत्थर की बनी मूर्तियां प्रमुख हैं। हड़प्पा के बर्तनों और मोहरों पर सांड, मेढा, पीपल, मछली आदि का चित्र बना है। ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा पीपल के पेड़ और लिंग, शिव का एक प्रतीक,
की पूजा करते ये जो आज भी भारत का प्रमुख धार्मिक प्रतीक है। इस सभ्यता के बारे आज इस पाठ्यक्रम के खंड 6 इकाई 18 में और भी अध्ययन करेंगे। 1 अप्रैल 2002 वैदिक सभ्यता। भारत में आर्यों के आगमन के साथ वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। यह युग 1500 ई पू से 600 ई पू तक कायम रहा। हड़प्पा सभ्यता के विपरीत यह कृषि आधारित सभ्यता थी। आज हिंदू धर्म का जो स्वरूप है उसकी कई विशेषताओं का उद्भव इसी युग में हुआ। इस युग का हमारी संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा और आज तक यह विरासत मौजूद है। अर्थव्यवस्था में स्थिर कृषि व्यवस्था, पशुपालन, गाय और बैल का महत्व और धार्मिक विश्वास, घोड़े, रथ, लोहे का उपयोग, हाथी जैसे जानवरों को पालतू बनाना, सामाजिक व्यवस्था में गोत्रीयता और पितृसत्तात्मकता, सरदारों और मुखिया से आगे बढ़कर बड़े साम्राज्यों और राजघरानों का विकास। आज भी 3500 साल पुरानी वैदिक ऋचाएं उपलब्ध हैं और कई हिंदू अनुष्ठानों में इसका प्रयोग होता है, ईश्वर और मनुष्य के बीच संपर्क स्थापित करने के कारण। आग की पवित्रता, प्रकृति से जुड़े ईश्वर की पूजा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पशु बलि आदि भी कायम है। साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में इस युग ने हमें वेद, उपनिषद, संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाएं और साहित्य आदि प्रदान किया है। 1 अप्रैल 2003 बौद्ध काल। 6ठी शताब्दी ई पू में समाज पर ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ विरोध का स्वर तेज हुआ। नए अशास्त्रीय धार्मिक विचारों का जन्म हुआ। इनके उदय के कारण निम्नलिखित हैं। समाज के ज्यादातर लोगों के लिए वैदिक अनुष्ठान जटिल और जरूरत से ज्यादा विस्तृत हो गए थे। ये अनुष्ठान अर्थहीन हो गए थे और बलि देने में काफी खर्च होता था। 2. ब्राह्मण ही इन अनुष्ठानों के कर्ता धर्ता थे, अतः समाज के अन्य वर्गों पर उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। उन्होंने चतुष्वणी वर्ण, वर्णाश्रम का भी सृजन किया जिसमें अपने को सबसे ऊपर स्थापित किया। इससे समाज के धनी और मजबूत वर्ग, मसलन क्षत्रिय और वैश्यों के मन में ब्राह्मणों के प्रति विरोध का जन्म हुआ। वे धनी थे, शक्तिशाली थे, पर सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मणों से उनका स्थान नीचे था। 3. सामाजिक हैसियत को जन्म से जोड़ दिया गया। पहले जाति व्यवस्था रोजगार पर आधारित थी। शनैः शनैः यह स्थिर हो गया और सामाजिक गत्यात्मकता लगभग समाप्त हो गई। इस प्रकार ब्राह्मण वर्चस्व से असंतोष उपजा और क्षत्रियों और वैश्यों की बढ़ती राजनैतिक और आर्थिक शक्ति ने नए धार्मिक विचारों को जन्म और समर्थन दिया। महावीर और गौतम बुद्ध इस युग के 2 महान धार्मिक व्यक्तित्व थे। अपने विचारों के बल पर वे विश्व के महानतम व्यक्तियों में शामिल हुए। महावीर और गौतम बुद्ध के उपदेशों और वचनों से क्रमशः जैन और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। जैन धर्म के अनुयायियों में प्रमुखतः वैश्य शामिल हुए, जबकि बौद्ध धर्म को सभी लोगों ने अपनाया। बौद्ध धर्म का प्रसार पूरे एशिया में हुआ। उस समय सभ्यता का शीर्ष बिंदु एशिया माना जाता था। भारत में भी बौद्ध धर्म 1000 वर्षों तक छाया रहा और इसने भारतीय संस्कृति और समाज को काफी प्रभावित किया। इस काल की कई अवधारणाएं और मूल्य आज हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में मौजूद है। अपनी संस्कृति में इन विचारों के योगदान का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। 1. ब्राह्मणों द्वारा स्थापित पदानुक्रम वर्णाश्रम व्यवस्था और सामाजिक असमानता की अवधारणा के खिलाफ जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने विद्रोह किया। इन धर्मों ने समाज के सभी वर्गों और जातियों के लिए अपने द्वार खोल दिए। उन्होंने महिलाओं को समान हैसियत प्रदान की। 2. उन्होंने समाज में व्याप्त अनुष्ठानों और बलि प्रथा का विरोध किया। इसके बदले उन्होंने कर्म पर बल दिया और इसे ही व्यक्ति के भाग्य का निर्णायक तत्व माना। अहिंसा, मानवतावाद और नैतिकता पर इन धर्मों ने विशेष बल दिया। 3.
वेद और संस्कृत भाषा पर आधिपत्य केवल ब्राह्मणों का था और यह उनके वर्चस्व का अस्त्र भी था। नए धर्मों ने प्राकृत, पाली, अर्धमगधी आदि जैसी लोक भाषाओं को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। बौद्ध और जैन ग्रंथों का लेखन इन्हीं लोक भाषाओं में हुआ और किसी पर इन्हें पढ़ने और व्याख्यान करने की पाबंदी नहीं लगाई गई। इससे लोक साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस युग में स्थापत्य और मूर्तिकला का विकास भी अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। झंडियाल, तक्षशिला, नागरी, राजस्थान, बेसनगर, मध्य प्रदेश और नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश के मंदिर इनके प्रमाण हैं। ये मंदिर उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। बोध गया, बिहार, सांची और भरहौत, मध्य प्रदेश, अमरावती और नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश और तक्षशिला, पाकिस्तान में बौद्ध स्तूप पाए गए हैं। किसी महान व्यक्तित्व के दफन किए जाने के स्थान पर इन स्तूपों का निर्माण होता था। इस युग में गुफा स्थापत्य और गुफा चित्रकला अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई और मथुरा, गांधारा और अमरावती कला केंद्रों ने अनुपम कलाकृतियां प्रस्तुत की। आज ये स्थान, स्मारक और मूर्तियां पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र हैं और यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। इस युग में दक्षिण भारत में प्रथम शताब्दी पू में भारत के एक महान शासक वर्ग सातवाहनों का उदय हुआ। पूरे दक्कन पर उनका आधिपत्य था और उनके ह्रास के बाद चोल, पांडव, केरलपुत्र आदि जैसी अन्य शक्तियों का उदय हुआ। विद्वानों की एक संस्था ने तमिल की संगम कविता को संग्रहित और वर्गीकृत किया। इससे हमें एक महान साहित्यिक परंपरा विरासत के रूप में प्राप्त हुई। 1 अप्रैल 2004 गुप्तकाल पू दूसरी शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कोई बड़ा राजनैतिक ढांचा नहीं बचा था। कुषाण उत्तर भारत और सातवाहन दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। संपूर्ण भारत पर कई छोटे-छोटे राज्यों का शासन था। चौथी शताब्दी में गुप्त शासन के उदय के साथ एक बार फिर एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 से BC में स्थापित गुप्त सत्ता समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में अपने उत्कर्ष पर पहुंच गई। स्कंदगुप्त के शासनकाल से ह्रास की प्रक्रिया आरंभ हुई और छठी शताब्दी के मध्य तक आते आते यह बिखर गई। 7वीं शताब्दी के आरंभ में हर्षवर्धन ने साम्राज्य परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, परंतु उसकी मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के मध्य में उसका साम्राज्य भी बिखर गया। कानून गुप्त काल को भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष के काल के रूप में वर्णित किया जाता है। जहाँ तक साहित्यिक और दार्शनिक उपलब्धियों का सवाल है, यह सही भी है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखे तो पहले गए, परंतु इस काल में उन्हें संकलित किया गया। इस युग में हिंदू धर्म को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ और बौद्ध और ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का वर्तमान रूप, के बीच विवाद का आरंभ हुआ। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति और कात्यायन ने हिंदू सामाजिक और पारिवारिक को सूचन किया। इसी युग में जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था और परिवार तथा समाज में नारी की गौण सत्ता को वैधानिक मान्यता दी गई। ब्राह्मण समाज में अपना वर्चस्व और विशेषाधिकार बनाए रखना चाहते थे। हिंदू धर्म में बलि के स्थान पर मूर्ति पूजा को केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ। त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश की महत्ता स्थापित हुई। भक्ति को बढ़ावा मिला। वैष्णव और शैव धर्म के बीच विभाजन हुआ। हिंदू चिंतकों ने समय चक्र की परिकल्पना का, जिसमें कल्प को 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग में विभाजित किया गया, जिसके अंत में ब्रह्मांड का फिर से निर्माण होगा। इस युग में हिंदू दर्शन की 6 व्यवस्थाओं का भी गठन हुआ और वेदांत
एक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा। इस युग में पुराणों, हिंदू धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक स्रोत का भी संकलन हुआ। भारतीय ज्योतिष, खगोल शास्त्र और गणित के क्षेत्र में महान कार्य हुए। आर्यभट्ट और वराहमिहिर इस युग के महान खगोल शास्त्री थे। इसी युग में कालिदास जैसा महान साहित्यकार भी पैदा हुआ। उनकी कविताएं और नाटक अभूतपूर्व हैं। उनके द्वारा रचित महाकाव्य कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम और महान नाट्यकृति शंकुतला विश्व की महान कृति मानी जाती है। कालांतर में शूद्रक, मृच्छकटिकम और वाणभट्ट, वर्षचरित ने इस महान साहित्यिक परंपरा को आगे बढ़ाया। इस युग में पंचतंत्र की कथाएं भी संकलित की गई। यौन विषय पर भी इस युग में वात्स्यायन ने विश्व प्रसिद्ध कामसूत्र की रचना की। स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से भी गुप्तकाल उल्लेखनीय है। इस पाठ्यक्रम के खंड 5 में इन विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। 1.4 5 पूर्व मध्यकाल। गुप्त और हर्ष साम्राज्यों के पतन से लेकर 16वीं शताब्दी के आरंभ तक सांस्कृतिक क्षेत्र में निम्नलिखित विकास हुए। इस युग में बौद्ध धर्म का पतन हुआ और दक्षिण के महान भारतीय धार्मिक व्यक्तित्व शंकराचार्य 788 से 800 BC के नेतृत्व में हिंदू धर्म का उत्थान हुआ। उनका जन्म केरल में हुआ था। उन्होंने अद्वैत का दर्शन विकसित किया। कई विद्वानों के अनुसार उन्होंने बौद्ध धर्म के कई सिद्धांतों को समेट लिया। उन्होंने संपूर्ण देश की यात्रा की और बौद्ध विद्वानों से तर्क वितर्क किया, एक धार्मिक संप्रदाय स्थापित किया और अपनी शिक्षा के प्रचार के लिए पार मठों, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका की स्थापना की। 2. शंकराचार्य ने जहां एक और हिंदू धर्म की कट्टरपंथी धारा को मजबूत किया, वहीं दूसरी धारा भक्ति की भी प्रवाहित हो रही थी। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई। नयनार और अलवार प्रथम भक्त संत माने जाते हैं। जिस समय शंकर अपना अद्वैतवादी दर्शन प्रचारित कर रहे थे, उसी समय 8वीं-9वीं शताब्दी में ये अपने आंदोलन का प्रसार कर रहे थे। इन संतों ने अद्वैतवाद, ब्राह्मण वर्चस्व, जाति व्यवस्था और पूजा पाठ को नकारा। इन संतों में कई गैर ब्राह्मण जातियों से थे। इनमें कुछ कृषक और व्यापारी थे, कुछ धोबी, नाई, मछुआरे, शिकारी, जुलाहे थे। आरंभ से ही भक्ति आंदोलन अपने उद्भव और अवधारणा में लोक से जुड़ा हुआ था। विष्णु, शिव और बाद में कृष्ण के सम्मान में कविताएं भी लिखी गई। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत का श्रेय ज्ञानेश्वर और नामदेव 1270 से 1350 को है। एकनाथ 1533 से 99, तुकाराम 1598 से 1650 और रामदास 1608 से 81 ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और भक्ति परंपरा के लिए एक मजबूत लोकप्रिय आवार निर्मित किया। बंगाल में वैष्णवों ने भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया। जयदेव, चंडीदास और चैतन्य परंपरा से ही बाउल आंदोलन का आरंभ हुआ, जिसके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। उत्तर भारत और खासकर हिंदी क्षेत्र में रामानंद ने भक्ति परंपरा को प्रेरित किया। उनका पालन पोषण संभवतः दक्षिण भारत में हुआ था और वे रामानुज के शिष्य थे। बाद उन्होंने पूरे भारत में घूम घाम कर अपने मत का प्रचार किया। कबीर दास को हिंदी क्षेत्र का एक महान सुधारक और कवि माना जाता है। उनका जन्म बनारस के एक मुसलमान परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जमाने के कई संतों और सूफियों से विचार विमर्श किया। ये कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान धार्मिक प्रथाओं के घोर विरोधी थे और उन पर कड़ा प्रहार किया करते थे। उन्होंने निर्गुण ब्रह्मा को अपना आराध्य माना और राम रहीम, कृष्ण करीम और हरि हजरत को एक माना।
उनके साथ साथ भक्ति आंदोलन ने न केवल अपना जातिगत बंधन बल्कि धर्म संबंधी बंधन भी तोड़ डाला। आदि ग्रंथ, कबीर ग्रंथावती और बीजक में संकलित उनके दोहे कट्टरपंथ और ब्राह्मणवादी परंपरा के विरोध के अमूल्य रत्न हैं। रैदास, नानक और दादू कबीर की परंपरा में ही आते हैं। हालांकि इसके बाद भक्ति आंदोलन मीराबाई के साथ सगुण धारा की ओर मुड़ गया, जो नंददास से सूरदास से होता हुआ तुलसीदास में समाहित हुआ। तुलसी की रामचरितमानस उत्तर भारत के हिंदुओं का सर्वलोकप्रिय ग्रंथ साबित हुआ। उन्होंने भक्ति आंदोलन और कविता के मौजूदा स्तर को समन्वयवादी बनाने का प्रयत्न किया, परंतु वे अधिक कट्टरपंथी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जाति विरोध से भिन्न है और कबीर, नानक और दादू की परंपरा से अलग है। भक्ति आंदोलन में क्षेत्रीय भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की रचना हुई। तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगला, उड़िया, मराठी, भोजपुरी, अंधी और ब्रज भाषा जैसी भारतीय भाषाओं में भक्ति साहित्य रचा और लिखा गया। इन क्षेत्रीय भाषाओं ने भक्ति आंदोलन को और मजबूत तथा लोकप्रिय बनाया और संतों की वाणी जनता तक पहुंच सकी। इन्हीं के माध्यम से यह महान आंदोलन लोकमानस में बस गया। 3. इसी समय भारत अरबों से और उनके माध्यम से इस्लाम के संपर्क में आया। प्राचीन काल से ही भारत और अरब देशों के बीच व्यापार संबंध स्थापित थे। 7वीं-8वीं शताब्दी से अरबवासियों ने सिंध में अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद से दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान शुरू हो गया। शहरी जनता अरबी और संस्कृत दोनों भाषाएं जानती थी। कुरान का सिंधी में अनुवाद हुआ और खगोलशास्त्र, औषधि, नैतिकता और प्रशासन पर संस्कृत में लिखी पुस्तकों का अनुवाद अरबी में हुआ। 1192 में पृथ्वीराज पर मोहम्मद गौरी के विजय और बाद में उसके सेनापतियों के सैनिक अभियानों से भारत में तुर्की शासन की स्थापना हुई। दिल्ली को अपना मुख्यालय बनाकर तुर्की सरदार भारत के कई हिस्सों में फैल गए और 13वीं शताब्दी के आरंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक और बाद में अल्तमश 1210 से 36 के नेतृत्व तुर्कों ने मजबूत केंद्रीय सत्ता स्थापित की, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। 14वीं शताब्दी तक तुर्क भारत के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच गए और स्थानीय शासकों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने को बाध्य किया। वे भारत में बस गए और अपने को भारतीय मानने लगे। उन्होंने अपने शासन के बड़े ओहदों पर हिंदू राजाओं की बहाली की और हिंदुओं को सेना में भी नौकरी दी। वे अपने शासन में उतने ही भारतीय थे जितने उनके पहले या बाद के शासक ने। इस दौरान इस्लाम के एक महान आंदोलन, सूफी धर्म का आगमन भी साथ साथ हुआ। भारत में इसके 3 सिलसिले, पंथ थे। चिश्ती दिल्ली में और उसके आसपास के इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय था। मुहरवर्दी सिंध में लोकप्रिय था। फिरदौसी के अनुयायी बिहार में थे। भक्ति आंदोलन के समान सूफी धर्म जन धर्म था। सूफियों ने इस्लाम के कट्टरपंथ का विरोध किया और अपने को सपा से दूर रखा। उन्होंने इस्लाम के सिद्धांत, सभी अनुयायियों में समानता को सम्मान दिया और उलेमाओं की यह कहकर आलोचना की कि वे इस्लाम के प्रति समर्पित नहीं हैं। राज्य और संगठित धर्म दोनों ही मामलों में वे गैर परंपरावादी रहे और अपने अशास्त्रीय विचारों तथा संस्थागत धर्म की आलोचना के कारण कभी-कभी उन्हें दंडित भी होना पड़ा। मूल सूफी और भक्ति आंदोलन ने एक दूसरे को प्रभावित किया। दोनों आध्यात्मिक गुरु और ईश्वर में रहस्यात्मक रूप से लीन होने में आस्था रखते थे। सल्तनत काल के दौरान चिश्ती सूफी और नाथपंथी योगी एक दूसरे में समाहित हो रहे थे। वस्तुतः सूफी और भक्ति आंदोलन भारतीय धर्म के लोकप्रिय चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूफी संतों की मजारों पर हर धर्म के लोग श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। अजमेर और दिल्ली स्थित क्रमश मुइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह इसका ज्वलंत उदाहरण है।
इसी काल में, खासकर 10वीं-13वीं शताब्दियों के मध्य, हिंदू स्थापत्य और मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इस काल में बने मंदिर इसका प्रमाण है। खजुराहो का कंद्रिया महादेव मंदिर लगभग 1002 ई, उदयपुर का उद्देश्वर मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर लगभग 1060 ई, पुरी का जगन्नाथ मंदिर 1135 ई और कोणार्क का सूर्य मंदिर 1250 ई भारतीय सभ्यता के सर्वोत्कृष्ट नमूने हैं। यह युग दो कलारूपों सम्मिलन का भी युग है। नई स्थापत्य शैली भारतीय इस्लामी शैली रूप में जानी गई और यह कुतुब परिसर के अलाई दरवाज़ा 1325 ई में निर्मित और जमात खाना मस्जिद निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार के निकट में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर हुई। इसी प्रकार संगीत के क्षेत्र में पहली बार कव्वाली की शुरुआत हुई, ख्याल विकसित हुआ, जिलाफ, साजगिरी, सरपर्दा आदि रोगों का आविर्भाव हुआ और भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा को मिलाकर एक नया वाय सितार विकसित किया गया। इस युग के प्रमुख स्मारकों में दिल्ली स्थित कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अल्तमश का मकबरा, बलबन का मकबरा, खिड़की मस्जिद आदि उल्लेखनीय हैं। अतएव यह युग सामाजिक सांस्कृतिक रूपों के विकास, स्थापत्य और मूर्ति कला की उपलब्धियों, लोकप्रिय धार्मिक आंदोलनों के उदय और क्षेत्रीय साहित्य के उदय की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। 1.5 सारांश। इस इकाई में हमने अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति को समय पर प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार विमर्श किया। इसके ऐतिहासिक विकास का अवलोकन करते हुए इस सांस्कृतिक विरासत का भी मूल्यांकन किया गया। इस इकाई में हमने शुरुआत हड़प्पा से की है और पूर्व मध्य युग तक की यात्रा संपन्न की है। इस क्रम में आपने यह लक्ष्य किया होगा कि इस विकास क्रम में भारतीय संस्कृति ने विभिन्न धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय परंपराओं को अपने में समाविष्ट किया है। अगली इकाई में हम मुगल काल से लेकर आज तक के ऐतिहासिक विकास पर विचार करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो